करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सैटर्न का रेट्रोग्रेशन, मतलब सैटर्न की प्लेसमेंट मीन में कैसी है, तभी तो हम उनका रेट्रोग्रेशन समझ सकते हैं। तो सैटर्न जो होते हैं वो पाइसेस साइन के अंदर मोक्षकारी होते हैं, यानी कि एक कर्म के प्लेनेट एक मोक्ष की राशि में जब बैठते हैं तो वो कर्मों की सेटलमेंट को, स्पीड को बढ़ा देते हैं। बहुत तेजी से कर्म हम अपना पूरा करते हैं जिससे कि हम मोक्ष को रिसीव कर सकें। ये बात आप समझ पा रहे हो? जो मीन राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में आती है, गुरुदेव की राशि है, ये मोक्ष का साइन है, यानी कि एंडिंग साइन है ये। और जो सैटर्न है वो एंड के साइन नहीं है, वो कर्मों के साइन है। उनका मानना नहीं है कि कुछ अंत है, उनका मानना है कि कर्म करो, कर्म का पूरा हिसाब किताब निपट जाएगा तभी एंड होगा। तो जब कर्म के प्लेनेट मोक्ष के साइन में जाएंगे तो हमें मोक्ष की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे? अपने कर्मों से बढ़ाएंगे, हमारे कर्मों की स्पीड को तेज करेंगे, है ना। देन जो पाइसेस साइन है वो जल तत्व का साइन है, यानी कि इमोशन साइन है। तो जब भी कोई इमोशन साइन के अंदर कोई मेलिफिक प्लैनेट आते हैं, स्पेशली सैटर्न या राहु आते हैं, तो हमारे इमोशंस को डैमेज पहुंचता है, हमारे इमोशन खराब होते हैं थोड़े से। और क्योंकि वो स्पिरिचुअल साइन है तो वो इमोशंस जब खराब होंगे तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रोथ करेंगे। ठीक है। अब जब वो रेट्रो होकर जब वो रेट्रो होकर आएंगे, तो रेट्रो होकर वो अपने ही साइन की तरफ आएंगे। आप ये बात समझ पा रहे हो? ये बात मैं आपको एक चार्ट से समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो सैटर्न 12th हाउस में है। जब 12th हाउस में सैटर्न बैठे हैं और रेट्रो होंगे तो उनका इफेक्ट 12th के रिगार्डिंग रेट्रो होगा, और वो एक घर पीछे के रिजल्ट भी देंगे, यानी कि 11th हाउस के रिजल्ट भी देंगे, जहां पर हमने इस सैटर्न को एरो से दिखाया हुआ है। तो सैटर्न के लिए एयर साइन तो बहुत अच्छा है, वहां पर एक्वेरियस साइन है, उनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि है, स्वराशि मूल त्रिकोण। और वैसे भी जो सैटर्न है वो ट्रांजिट के अंदर 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। 11वें भाव में तो सभी प्लैनेट्स वेलकम होते ही हैं। पर दिक्कत यह है कि वहां पर वो राहु के साथ कंजक्शन में जाएंगे। जब हमने लास्ट टाइम देखा था, जब वो राहु के साथ कंजक्शन में गए थे, तो वो मीन राशि में राहु देव के साथ कंजक्शन में गए थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही एयर एलिमेंट हैं और दोनों ही डिजायर के साइन में जाके बैठ जाएंगे। पहले वो मीन राशि में बैठे थे जो एंडिंग का साइन था, यानी कि उसको हमने बॉर्डर बोला था। बॉर्डर क्यों बोला था? क्योंकि वो कुंडली का आखिरी भाग है। वहां पर या तो कुंडली खत्म हो जाएगी या वहां से नई कुंडली शुरू हो जाएगी, यानी कि पहला हाउस स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो सैटर्न मीन राशि में राहु के साथ बैठे थे तब भी एयर एलिमेंट के साथ ही बैठे थे, तो एयर एलिमेंट होने की वजह से डिस्ट्रक्शन आता है। यानी कि जो सैटर्न एयर चला रहे हैं वो एक पंखे जितनी एयर है। एक पंखा राहु देव ने चलाया तो जब दो पंखे एक ही पॉइंट पे फोकस होकर चलेंगे तो स्पीड बहुत हो जाएगी एयर की। तो वो जो नॉर्मल हवा है वो किसी आंधी तूफान जैसी हो जाएगी और उस घर के रिगार्डिंग डिस्ट्रक्शन लेकर आएगी। तो पहले जो चीज मीन राशि में हो रही थी या 12th हाउस में हो रही थी, अब वो एक्वेरियस में होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको ग्लोबली लेवल पे देखें, सबके लिए देखें, तो वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट हमारी डिजायर लेवल के ऊपर बहुत बढ़ जाएगा। जितने भी लोग हैं ऑलरेडी राहु का एक्वेरियस साइन में होने से डिजायर ड्रिवन हो गए हैं, और सैटर्न के आने से वो चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर हम ग्लोबल लेवल पे इसका इम्पैक्ट देखें तो इसका इम्पैक्ट होगा कि आप इस चीज को समझिए, इस चार्ट में यहाँ पर सैटर्न और राहु कंजक्ट होंगे, उनको मार्स और केतु भी देखेंगे, तो ये दोनों हाउस कंप्लीट कर्स में जाएंगे। ये कंप्लीट कर्स में जाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग डिजायर कर रहे हैं उनको फायर एलिमेंट उसको पूरा करने के लिए मिलेगा, यानी मार्स केतु का इफेक्ट उनको मिलेगा। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ये मार्स केतु हैं ये जुपिटर से ब्लेस नहीं है, किसी भी शुभ ग्रह से ब्लेस नहीं है। लेकिन जो ये सैटर्न राहु वाला कंजक्शन है ये ट्रांजिट के जुपिटर से ब्लेस है। तो इसका मतलब हम बहुत बुरा उम्मीद नहीं कर सकते, या जो कुछ होगा वो संभल जाएगा क्योंकि जुपिटर ने ब्लेस किया है। लेकिन यहाँ जुपिटर मरण कारक स्थिति में है और राहु से देखे जाते हैं, तो जुपिटर की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो ये रेट्रोगेशन होगा? पहली बात तो हवा से रिलेटेड, यानी एयर एलिमेंट से रिलेटेड, और जिसके अंदर फायर इन्वॉल्व होएगी वो उसके रिगार्डिंग कुछ हो सकता है।
अब क्योंकि जो ये सब कुछ हो रहा है ये एक्वेरियस साइन में होगा। एक्वेरियस साइन अगर हम समझे तो क्या है, एक घड़ा जिससे पानी बाहर आ रहा है। यानी कि जो इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं, या किसी माइन के अंदर कुछ फट जाना, माइन का ढह जाना, कुछ ऐसा जो अंदर से बाहर की तरफ होता है, किसी माइन के अंदर वाटर फोर्स का फूट जाना, जैसा हमने मूवीज के अंदर देखा है ना, कोयला माइन के अंदर पानी का इरप्शन हो गया तो पूरी के अंदर पानी भर गया। वो सब चीजों के होने के चांस ज्यादा होंगे जो चीजें अंदर से बाहर की तरफ आती हैं। या जो ग्लोबल लेवल पे हम सोचें तो जो लोगों ने अपने मन के अंदर एक कुंठा बैठाई हुई है, जो अपने मन के अंदर वो सोच रहे हैं उसको वो बाहर निकालना चालू कर देंगे, है ना। क्योंकि एक्वेरियस साइन क्या है, वो इनवर्ड नहीं है, वो आउटवर्ड है। ठीक है। यहाँ से हम लगन वाइज इसको समझना चालू करते हैं कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल लगन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इंडिविजुअल लगन पर इम्पैक्ट समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांजिट काम कैसे करता है। यानी कि हमें लगन के हिसाब से याद नहीं रखना पड़ेगा अगर हम ये समझ लें कि ट्रांजिट को प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है ना। एक मिनट रुकिएगा। अगर हम ये समझ लें कि किसी ट्रांजिट को कैसे जज किया जाता है, तो हमें लगन वाइज उसको याद नहीं रखना पड़ेगा। हम खुद से ही किसी चार्ट को देख के ये समझ सकते हैं कि हाँ, इस कंसेप्ट के तहत ये ट्रांजिट यहाँ ऐसा काम करेगा। तो सबसे पहले ट्रांजिट वाले प्लेनेट को उसी तरीके से जज करिए जैसे आपके लग्न में अगर वो प्लेनेट उस हाउस में वो काम कर रहे होते। जैसे सैटर्न 12th हाउस में अगर रेट्रो होते हैं, तो आप समझिए कि अगर सैटर्न 12th हाउस में मेरे चार्ट में रेट्रो मिले मुझे जन्म के साथ ही, तो मैं उनका क्या प्रिडिक्शन करूंगा, वो प्रिडिक्शन हम इनके लिए करेंगे। जैसे हम अपने बर्थ चार्ट में रेट्रोगेशन या किसी भी प्लेनेट के लिए लॉर्डशिप देखते हैं, किसी भी प्लेनेट को विदाउट कंसिडरेशन ऑफ लॉर्डशिप तो हम जज ही नहीं कर सकते। तो हम उनकी लॉर्डशिप भी देखेंगे, उन पे पड़ने वाली एस्पेक्ट देखेंगे, उनकी एस्पेक्ट्स को देखेंगे, तो वो सब भी हम ट्रांजिट के प्लेनेट के साथ देखते हैं। यानी कि जैसे हम यहाँ पर ये मेष लगन की भी बात करते हैं, तो मेष लगन के अंदर सैटर्न 12th हाउस में है। 12th हाउस का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी टैक्सेस की रेड होती हैं, या जो पनिशमेंट होता है, जेल होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, या ऐसा खर्चा जो बहुत ज्यादा काम का नहीं है लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, बहुत बाद में जाके वो खर्चा आपको काम आएगा, वैसी चीजें हम सैटर्न 12th हाउस में कर सकते हैं। 6th हाउस को देखते हैं तो लिटिगेशन या किसी तरह का इम्पैक्ट हमको दे सकते हैं। पर अब वही सैटर्न क्योंकि मेष लगन के अंदर 10th और 11th लॉर्ड हैं, यानी उनको काम और फायदा देने की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले तो वो फायदे वाले हाउस के अंदर आएंगे तो फायदा देंगे। किस तरह का फायदा देंगे, जो उन्होंने 12th में बैठ के लिटिगेशन या डिस्प्यूट्स क्रिएट कर दिए थे, जो इन्वेस्टमेंट ऐसी कर दी थी मेष लगन वालों ने जो फ्रूटफुल होने के चांस कम थे, अब उन्हीं चीजों को वो रेट्रो करेंगे और सोचेंगे कि क्या मैंने ये इन्वेस्टमेंट सही करी थी, क्या मैंने जो ये लड़ाई झगड़ा कर रखा है या जो मैंने डिस्प्यूट कर रखा है, क्या इसको सही है लंबा खींचना। एक बार फिर से सोच लेते हैं, अगर बात खत्म हो सकती है तो खत्म कर दे, है ना। क्यों कह रहे हैं हम इस बात को, क्योंकि सैटर्न उस हाउस से हट रहे हैं कुछ टाइम के लिए और फ्रूटफुल वाले हाउस में जा रहे हैं। तो पर्सन ये सोचेगा कि मेरे को ये करके फायदा क्या हो रहा है। और जब वो ये सोचेगा तो लिटिगेशन का किसी को फायदा नहीं होता, डिस्प्यूट का कोई फायदा थोड़ा ही है। तब वो ये सोचेगा कि चलो ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं, है ना। देन यहाँ पे मार्स केतु देखते हैं, जो हमने ग्लोबल लेवल पे समझा था वो भी काल पुरुष के चार्ट से ही समझा था, जो मेष लगन के लिए समझ रहे हैं वो भी इसी लगन से समझ रहे हैं। तो हमने क्या समझा है कि वो अपने फैसले को चेंज करेंगे। देन हमने देखा कि यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं,
चंद्रमा इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगले 10 दिनों तक पीड़ित रहेंगे। कैसे? जब चंद्रमा 11th हाउस में है तब पीड़ित ही है, 12th हाउस में जाएंगे तो भी सैटर्न के साथ होंगे, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट तो 12th हाउस में ही है। लगन पर आएंगे तो लगन पे आने के बाद सैटर्न की, क्योंकि रेट्रो होकर हम उनको एक्वेरियस में मान रहे हैं, थर्ड एस्पेक्ट आएगी। देन वो 4th हाउस के अंदर जाएंगे, 4th हाउस के अंदर भी 12th से थर्ड एस्पेक्ट आएगी। तो इस तरीके से सैटर्न अगले 10 दिनों तक पीड़ित, चंद्रमा अगले 10 दिनों तक पीड़ित रहेंगे। यदि चंद्रमा अगले 10 दिनों तक पीड़ित है तो इट मीन्स ये हुआ कि हमारा मन खराब रहने वाला है। अगर हम लगन, मेष लगन की कुंडली के लग्नेश की स्थिति देखें तो वो मार्स है। मार्स इटसेल्फ केतु राहु एक्सिस में है, सैटर्न से देखे जाते हैं, और कोई बेनिफिक इम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांजिट चेंज होने का इम्पैक्ट आएगा वो मेंटल लेवल पर भी आएगा, क्योंकि चंद्रमा भी पीड़ित है, और लगन के ऊपर भी आएगा, क्योंकि सैटर्न की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, और लग्नेश के ऊपर भी आएगा। यानी कि ये इम्पैक्ट कंप्लीट आएगा मेष लगन वालों के ऊपर हर तरीके से, है ना। अब यहाँ पॉइंट ये उठता है कि वो सब तो पहले से ही है, मार्स केतु 5th हाउस में पहले से ही है, राहु भी है, सब कुछ वही का है ना। और हम समझ रहे हैं सैटर्न का रेट्रोग्रेशन, तो हम इन सबको कंसिडरेशन क्यों कर रहे हैं? हम इन सबको कंसिडरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैटर्न इसी कंजक्शन को ज्वाइन करने वाले हैं। सैटर्न वक्री होके मेष राशि में नहीं जा रहे, या किसी ऐसे हाउस में नहीं जा रहे जहां इस पूरे कॉम्बिनेशन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सैटर्न वहां जा रहे हैं जहां टोटल एक जगह पर बहुत भसड़ मची हुई है, और एक इंसान सीधे वहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली वो जो भसड़ मची हुई है वो उनको इम्पेक्ट कर देगी, है ना। ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर 8th हाउस इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है? जब सैटर्न है तो सैटर्न भी 8th हाउस को देखेंगे 11th हाउस में आके। मार्स और केतु अष्टमेश हैं ही जो इस कॉम्बिनेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो मेजर चांसेस हैं कि इनका किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या लाइफ के अंदर एक सडननेस आएगी। अब वो सडननेस किस तरह की आएगी ये सब्जेक्टिव है उस कुंडली के ऊपर, कि कुंडली का दशा सिस्टम कैसा चल रहा है। दूसरी बात है कि इस समय अगर हम कॉमन ट्रांजिट देखें, कॉमन ट्रांजिट अगर आपको नहीं पता तो मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। कॉमन ट्रांजिट हमारा वो होता है जब किसी भी एक हाउस को जुपिटर और सैटर्न अपनी प्लेसमेंट या एस्पेक्ट से कॉमनली एक्टिवेट करते हैं। जैसे करंटली 9th हाउस जो है वो कॉमन एक्टिवेशन में है, जुपिटर की 7th दृष्टि यहाँ पर आती है, और सैटर्न 12th में है तो 10th दृष्टि यहाँ पर आती है। तो जो 9th हाउस है या 9 नंबर की राशि है वो कॉमन है आपके चार्ट में, उसके रिगार्डिंग चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो जब सैटर्न को एक्वेरियस में रेट्रोगेशन मिल जाएगा तब हमारा 11 नंबर का साइन भी एक्टिवेट हो जाएगा। यानी दो जगह कॉमन ट्रांजिट मैच हो रहा होगा, एक 9 नंबर पर, एक 11। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉरस लगन के लिए, टॉरस लगन के लिए ये जो रेट्रोगेशन है ये 11th हाउस में होगा। सॉरी, टॉरस के लिए ये जो रेट्रोगेशन है ये 11th हाउस में होगा। 11th हाउस का मतलब वो वापस से 10th हाउस में आएंगे। तो ट्रांजिट के हिसाब से क्या 10th हाउस अच्छा है सैटर्न के लिए? नहीं, 10th हाउस अच्छा नहीं है। 10th हाउस में वो बहुत काम कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ेगा, है ना। उसके बाद में अगर हम देखें तो वीनस, जिस समय ये ट्रांजिट होगा उस समय लग्नेश जो है वो लगन पर ही होंगे वीनस, और इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्योंकि वर्क प्रेशर बढ़ेगा तो टॉरस वालों के लिए पॉसिबल है कि वो अपना खुद का कुछ चालू करें, कोई कंसल्टेशन चालू करें या सेल्फ की इन्वॉल्वमेंट का कोई काम चालू करें। ये काफी हद तक पॉसिबल है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाग्य के स्वामी 10th हाउस में जाएंगे तो कर्म अधिपति बनाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें 7th लॉर्ड इन्वॉल्व होंगे जो बिजनेस का हाउस है। शुक्र लगन पर होंगे जो कि 6th लॉर्ड भी हैं, यानी डिसिप्लिन आप कह सकते हो, या एक और बेटर करने की चाहत आप कह सकते हो, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी का हाउस है, डिसिप्लिन का हाउस है ना।
हम मिथुन लगन पर आते हैं। मिथुन लगन के लिए सैटर्न 10th हाउस से 9th हाउस में जाएंगे। 9th हाउस हमारा धर्म का हाउस है, यानी कि अब जो कंप्लीट कर्स में आएगा वो 3rd हाउस और 9th हाउस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमारे फादर से हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। हमारा अगर हम कोई रिलीजियस प्लेस पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। और हम अपने आप में धर्म से थोड़ा सा डिफर हो सकते हैं, धर्म के अगेंस्ट जा सकते हैं। धर्म के अगेंस्ट जाने का मतलब क्या हुआ कि एक धर्म तो है हमारा रिलीजन, हम हिंदू हैं तो हमारा जो भी हम रोजाना रिलीजियस चीजें कर रहे हैं वो धर्म है। दूसरा, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उससे हट सकते हैं। 9th हाउस हमारा धर्म का है, तो धर्म दोनों तरह का है ना। यहाँ पर कॉमन ट्रांजिट कहाँ पर मैच हो रहा है? 7th हाउस पे मैच हो रहा है और 9th हाउस पे मैच हो रहा है। तो इन लोगों के लिए अगर इनको दशा सपोर्ट करती है तो शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा ये। शादी के लिए अच्छा टाइम है। ठीक है। 3rd हाउस एक्टिवेट होगा तो ट्रेवल कर सकते हैं। जैसा हमने फादर के साथ बोला कि फादर के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, वैसा ही 3rd हाउस के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। 3rd हाउस में कौन आता है? हमारे सिबलिंग्स आते हैं। 3rd हाउस जो होता है वो 4th से 12th होता है। यानी कि अगर घर से डिस्प्लेस होने के लिए सोच रहे हैं, बाहर जाने का सोच रहे हैं, कहीं रेंट पर मकान लेने के लिए या फिर हॉस्टल में जाने के लिए, तो वो चीजें इस समय होने के चांसेस हैं, क्योंकि 4th से 12th हाउस एक्टिवेट होगा। जुपिटर और सन इस टाइम पे लगन पे होंगे, जो राहु देव से देखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम पे, इस वाले टाइम पे इनकी ईगो बहुत हो जाएगी इनके। उस ईगो में आके इनको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि डाउन टू अर्थ उस समय होना चाहिए, क्योंकि एक तो धर्म से हट जाएंगे और लगन पर जुपिटर और सन इनको ईगो देंगे। लियो पर आते हैं। लियो के लिए जो ट्रांजिट है वो अष्टम से 7th पर आएगा। जेमिनी किया ना, सॉरी, हमें कैंसर करना है। हाँ, तो कर्क लगन के अंदर अगर अपन देखें तो ये जो ट्रांजिट है ये अष्टम में चल रहे थे सैटर्न, अष्टम से 7th में आएंगे, यानी कि अष्टम में जो पेन दे रहे थे उससे थोड़ा रिलीफ देंगे, है ना। लेकिन शादी के अंदर डैमेज दे सकते हैं, सैटर्न ड्राइनेस के कारक हैं। सर, कर्क लगन के अंदर सैटर्न 9th हाउस से 8th हाउस के अंदर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैटर्न हमारे भाग्य को रोक रहे थे, मैलेफिक ग्रह का ट्रांजिट 9th हाउस से होता है तो हमारा भाग्य के अंदर बाधा आती है। वो बाधा अभी कहाँ शिफ्ट हो रही है? 8th में हो रही है, यानी कि बाधा तो खत्म नहीं हो रही। 8th हाउस से भी मैलेफिक का ट्रांजिट अच्छा तो नहीं माना जाता। वहां पर जाके भी वो हमारे चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। जिस समय पे हरे हमारे चंद्रमा मरण कारक स्थिति में होंगे, लग्नेश होकर, उस समय ये ट्रांजिट हो रहा है। तो वो ट्रांजिट अच्छा तो नहीं है हमारे लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लग्नेश पीड़ित होंगे तो हमारी हेल्थ खराब होगी। क्योंकि ये लग्नेश बीइंग अ चंद्रमा हमारे इमोशंस को भी देखते हैं, तो हम उस समय मेंटली भी ट्रबल करेंगे। और हमारे सप्तमेश का ट्रांजिट हमारे अष्टम से होगा। तो यानी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद या तो बढ़ सकता है, या एक्चुअली उसके ऊपर एक आपको शो हो जाएगा कि हाँ ये वाले पॉइंट के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्योंकि वो विवाद बढ़ेगा। सप्तम अष्टम से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सप्तमेश का अष्टम से ट्रांजिट और लग्नेश का भी अष्टम से ट्रांजिट, यानी कि दोनों ही किसी चीज को समझने के मूड में नहीं है, दोनों ही लड़ने के मूड में है ना। वो चीज हम कह सकते हैं। अगर इसी के कॉमन में हम देखें तो सेकंड हाउस देखिए कितना कर्ज में जा रहा है। सेकंड हाउस कर्ज में जाने का मतलब क्या हुआ कि अब जो कर्क लगन वाले बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी कोई बहुत अच्छी बातचीत नहीं कर रहे। मार्स और केतु फायर एलिमेंट है, सैटर्न और राहु का मैलेफिक इम्पैक्ट है। तो वहां पर भी वो उस चीज को, अपनी बातचीत को खराब कर रहे हैं। नहीं, जेमिनी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना अनुजा जी। मैं इसलिए भी कैंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
कॉमन ट्रांजिट इनका कहाँ पर मैच होगा? सिक्स्थ पे और एट्थ पे, यानी 9 नंबर और 11 नंबर। इसका मतलब इनके लिए तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो गई। दोनों ही खराब हाउस पे ट्रांजिट मैच हो गया, एक डिस्प्यूट का हाउस हो गया और एक हमारी लाइफ के हर्डल का महसूस हुआ। तो कैंसर लगन वालों को बहुत संभल के रहना चाहिए। अच्छा, हमने इसकी अभी 2-3 स्लाइड्स में रेमेडी की बात नहीं करी है। तो रेमेडी, जो ट्रांजिट होता है वो जो होता है उसके लिए कोई खास ऐसा रेमेडी का पर्पस नहीं होता है। हमेशा रेमेडी का पर्पस डिपेंड करता है हमारे जो महादशा चल रही है उसके बिहाफ पे। बट फिर भी अगर आप एक कॉमन करना चाहते हैं तो भगवान शनिदेव के मंदिर जाइए और उनको तेल चढ़ाइए या छाया दान करिए। छाया दान का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी सी प्लेट में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल भरिए जिसमें आप अपने आप को देख सके, अपना चेहरा अच्छे से देख सके। उसमें 2-4 मिनट देखिए, या आपके जिस हाउस से ट्रांजिट हो रहा है उतने मिनट देखिए। जैसे कर्क लगन वालों के लिए ट्रांजिट कहाँ से हो रहा है? 9th और 8th से होगा। तो आप देखिए किस हाउस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है आपको, 9th के रिगार्डिंग आ रही है, 8th के रिगार्डिंग आ रही है। तो 8 या 9 मिनट अपने चेहरे को तेल में देखिए और वो तेल शनिदेव के मंदिर में जाके डोनेट कर दीजिए। वो तेल किसी भी अ, मतलब आप चाहो तो किसी थैली या बोतल में पैक करके डायरेक्ट वहां रख सकते हो। किसी जो बाहर भिखारी होते हैं या शनिदेव के जो पुजारी होते हैं उनको पड़ोकिया बोलते हैं हमारे यहाँ तो उनको दे सकते हो। तो ये कॉमन रेमेडी है, इसलिए सबको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। और वैसे भी ट्रांजिट जो हमको इफेक्ट करता है वो दशा के साथ इम्पेक्ट करता है। तो अपने चार्ट में उसके हिसाब से आप करिए। ठीक है, लेकिन कर्क लगन के अंदर क्योंकि लग्नेश बहुत कमजोर पड़ रहे हैं, चंद्रमा अपने आप में बहुत वीक पड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भगवान शिव पे जल चढ़ाइए। इससे चंद्रमा को राहत मिले। अगर लग्नेश को पीड़ा से राहत मिलेगी तो आप भी अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, आगे चलें। सिंह लग्न, सिंह लग्न के अंदर अगर हम देखें तो लग्नेश 11th हाउस में गुरु के साथ हैं, अच्छे हैं। बट लगन पर फायर एलिमेंट है और उस फायर एलिमेंट को जो इंक्रीज करेंगे वो सैटर्न और राहु कर रहे हैं। यहाँ पर सैटर्न सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि हमें डिस्प्यूट देने वाले। सिक्स्थ लॉर्ड जब 7th में आएंगे तो अगेन शादी के अंदर प्रॉब्लम देंगे, ड्राइनेस देंगे। जिस जिस जब जब शादी के हाउस के साथ या वीनस के साथ सैटर्न का इफेक्ट आएगा तो इतना तो हम समझते हैं कि शादी के अंदर ड्राइनेस आ जाएगी। जो भी हमारी बातचीत अच्छे से हो रही है वो अच्छे से हो, जो भी बात हमारी अच्छे से हो रही है अभी उसके अंदर इमोशंस का लैक आ जाएगा तो ड्राइनेस आएगी। तो सैटर्न यहाँ पर आएंगे, लग्न को पीड़ित करेंगे और 7th हाउस को पीड़ित करेंगे। अब ये जो सैटर्न है ये सिक्स्थ लॉर्ड है जैसा हमने बोला, तो थोड़ा खराब करेंगे, लेकिन वो 7th में स्वराशि है। एक और प्लेनेट जो 11th के हैं राहु टू लॉर्ड, वो भी स्वराशि में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिचुएशन बिगड़ेगी, रिश्तों में थोड़ी खटास आएगी, थोड़ा डिस्टेंस आएगा, लेकिन संभल जाएगा। मेजर डेंट नहीं आएगा अगर ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकल जाता है ना। इसके अंदर कॉमन ट्रांजिट कहाँ पे मैच होगा? 5th हाउस पे और 7th हाउस पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पंचम और सप्तम हो रहा है तो जो भी लोग इस समय रिलेशन में हैं वो शादी के लिए आगे अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं कि सैटर्न ड्राइनेस के प्लेनेट हैं, सैटर्न रिश्तों में ड्राइनेस देते हैं, एट द सेम टाइम हमें ये समझना चाहिए कि सैटर्न रिजिड भी होते हैं। सैटर्न ये भी मानते हैं कि अगर मैंने इससे प्यार किया है तो मैं इसी से शादी करूंगा। उनके सैटर्न के सिस्टम में ये नहीं आता है कि इससे प्यार किया, इसको छोड़ दिया, फिर दूसरे से कर लिया, फिर तीसरे से कर लिया। सैटर्न किसी एक को अपनाते हैं और उसको फिर लाइफ टाइम के लिए अपनाते हैं। है ना, ये हमने सुना भी होगा कि जो बीमारी सैटर्न देते हैं वो लाइफ टाइम रहती है। तो वो केवल बीमारी के लिए नहीं है, वो हर चीज के लिए है। चाहे वो सक्सेस दें, प्यार दें, कोई प्रॉपर्टी दें, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही देते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पंचम एक्टिवेट हो रहा है, पंचमेश 7th को देखते भी हैं, 7th में बैठे राहु जो सैटर्न के साथ कंजक्टेड हैं वो 11th को देखते हैं, यानी पंचमेश को देखते हैं। तो एक अच्छा टाइम है ऐसे लोगों के लिए जो किसी रिलेशन में है तो आगे शादी के लिए प्रोसीड करने का या शादी के लिए बात करने का। लेकिन अगेन जो सैटर्न की क्वालिटी है ड्राइनेस की वो नहीं जाएगी, रिश्तों में थोड़ा प्लस माइनस रहेगा, तो उस चीज को अपने लेवल पे संभल के करिए। ठीक है, इसके बाद
ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सिक्स्थ लॉर्ड क्योंकि रेट्रोगेशन में है, तो जो डिस्प्यूट ऑलरेडी पहले हो चुका है वही डिस्प्यूट फिर से राइज कर सकता है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि सिक्स्थ हाउस है डिस्प्यूट का, सिक्स्थ लॉर्ड का काम है डिस्प्यूट को मैनेज करने का। पर अभी वो रेट्रो हो गए, मान लो कोई बात हुई थी, वो सेटल हो गई, आपने सोच लिया चलो ठीक है अभी जो हुआ वो हुआ, छोड़ो क्या करना है। बट अभी आप फिर से हो सकता है उस बारे में सोचो कि नहीं नहीं यार वो चीज गलत हो गई, मैंने उसको गलत कर दिया या मैंने बेकार में हाँ कर दिया, वो चीज आप फिर से सोच सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्गो। वर्गो साइन के अंदर सैटर्न अगेन सिक्स्थ लॉर्ड है और वो सेवंथ से मूव होके सिक्स्थ में जाएंगे। तो ये सिचुएशन भी शादी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिश्तों में ड्राइनेस दे रहे थे। जो वो ड्राइनेस दे रहे थे वो उस ड्राइनेस वाले हाउस से तो हट गए, लेकिन अभी वो शादी से ट्वेल्थ चले गए, तो शादी से ट्वेल्थ जाना भी, किसी मेलेफिक का शादी से ट्वेल्थ होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है ना, जबकि वो कनेक्शन दोनों तरफ से ही बना रहे हैं। यहाँ पे इनके उसी तरह के ब्रेकअप के चांसेस हैं, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ में चले जाएंगे, सिक्स्थ हाउस ब्रेकअप का हाउस होता है। तो एक हद तक चांसेस हैं कि अगर रिश्ते में कोई खटास चल रही है तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन हो जाएगा, या कुछ हो सकता है ना। और अगर हम देखें तो खर्चे इन लोगों के काफी हो सकते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस बहुत हैवी है, ट्वेल्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस। लेकिन यहाँ पॉजिटिव बात ये है कि सिक्स्थ हाउस के सैटर्न अच्छे होते हैं। सैटर्न तीन ही हाउस में अच्छे होते हैं, 3 6 11, मतलब अगर ट्रांजिट की बात करें या वैसे बात करें तो सिक्स्थ हाउस में क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि एनिमीज को जीतने में बहुत हेल्प करते हैं, रिजिडनेस देते हैं, जल्दी से ऐसा नहीं मानने देते कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मेहनत कराते हैं और जिताते हैं। कंपटीशन, अगर कोई एजुकेशन पर्पज से कंपटीशन कर रहा है, मतलब कोई भी तरह का एग्जाम वो दे रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि चंद्रमा भी वही है, राहु भी वही है, सैटर्न भी वही है, मार्स केतु सब कुछ वही है। तो सिक्स्थ हाउस कन्या लगन वालों के लिए बहुत बलवान है इस समय। तो वो आराम से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर तैयारी कर रहे हैं और उनके पास डेट सिलेक्शन का चांस है, तो वो इस पीरियड में जब सैटर्न रेट्रो होंगे ये टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड है तो एजुकेशन का मामला तो चलेगा ही, और वो फिफ्थ से सेकंड है, यानी कि अ, हमारे धन के हाउस में गए हैं, वो मारक भी है पर वो हमारा धन भी है। तो पढ़ाई का धन क्या है कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर पा लें, वही तो धन है। ठीक है। हाँ, प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, क्योंकि पंचमें छठे में गए हैं, तो जो भी लेडीज अगर कोई प्रेगनेंसी में है तो उनका हॉस्पिटल का चक्कर इस रिगार्डिंग लग सकता है, या उनको कुछ दिक्कत आ सकती है। क्योंकि फिफ्थ का सिक्स से संबंध प्रेगनेंसी वगैरह के लिए अच्छा नहीं होता, ये केवल कंपटीशन के लिए अच्छा होता है। कॉमन ट्रांजिट मैच होगा फोर्थ हाउस पे और सिक्स्थ हाउस पे। तो फोर्थ हाउस अच्छा है, वो तो काफी टाइम से मैच हो ही रहा है ना। फोर्थ हाउस को उनके स्वामी देख भी रहे हैं, लेकिन सिक्स के लिए अच्छा नहीं है, सिक्स के लिए कंपटीशन के लिए अच्छा है, और किसी चीज के लिए आप अच्छा नहीं कह सकते। उसके बाद है स्कॉर्पियो लग्न। स्कॉर्पियो लग्न के अंदर, एक मिनट रुकिए। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, या आपको समझ आ रहा है, या मेरी स्पीड आपको लगता है कि नहीं थोड़ी स्लो होनी चाहिए या फास्ट होनी चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में वो चीज मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज को फॉलो करने का ट्राई करूंगा। ठीक। ये हमारा स्कॉर्पियो लगना है। स्कॉर्पियो लगन के लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट होएगा, वो सबसे पहले हम देखें लॉर्ड कहाँ के हैं, तो थर्ड और फोर्थ के लॉर्ड हैं। ट्रांजिट कहाँ से कर रहे हैं, मैंने इसमें निशान हटा दिया है, जिससे कि अभी हम 7 बार एक चीज कर चुके हैं, तो अभी आप यूज टू हो जाएं उसको रिवर्स देखने के लिए, है ना, इसलिए मैंने उसमें जो साइन है वो हटा दिया है। जो मैं ब्लू कलर से जो यहाँ पर ये वाला साइन लगाता था सेवंथ से सिक्स्थ की तरफ, ये साइन मैंने इन स्लाइड्स के अंदर हटा दिया है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ लॉर्ड हैं, वो जब वक्री होंगे सैटर्न मीन राशि के अंदर, तो वापस सिक्स्थ में जाएंगे।
वापस, नहीं सॉरी, वापस फोर्थ में जाएंगे। वापस फोर्थ में जाने का मतलब क्या हुआ? वापस फोर्थ में जाने का मतलब हुआ कि फोर्थ हाउस के अंदर कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, एफर्ट दे सकते हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड हमारे फोर्थ में आ रहे हैं। यानी अगेन हम घर से डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। घर के अंदर हमें एफर्ट करने पड़ सकते हैं। घर में किस तरह के एफर्ट हो सकते हैं? या तो हमारा जब घर से डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमको अपने घर का सारा सामान सेट करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है ना, ट्रांसपोर्टेशन। पहले पैक करो, ट्रांसपोर्ट करो, देन फिर सेटल करो, तो वो वाले एफर्ट्स हो सकते हैं। घर के अंदर क्योंकि सैटर्न है, तो जो चीज हमने सेवंथ हाउस में देखी थी वही चीज हम यहाँ भी देखेंगे। तो हमारे घर के माहौल में थोड़ा सा रूखापन आएगा, थोड़ा ड्राइनेस आएगा। मदर की हेल्थ खराब कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा खराब नहीं कर सकते क्योंकि स्वराशि है। ठीक है। लेकिन हेल्थ खराब कर सकते हैं क्योंकि मदर के कारक भी पीड़ित हैं, फोर्थ हाउस भी पीड़ित हैं, और टेक्निकली फोर्थ लॉर्ड भी पीड़ित हैं क्योंकि मार्स देखते हैं उनको, तो वो सभी पीड़ित हो रहे हैं। है ना? अब क्योंकि सैटर्न फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे, फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट के समय वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम दे रहे होंगे, पर अब जब वो ट्रांजिट करके वापस फोर्थ में आएंगे, यानी फिफ्थ से अपना 30-40% का जो बैड इम्पैक्ट है उसको खत्म करेंगे। तो इसीलिए जिनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम रिलीफ मिलेगा अगले जो टाइम पीरियड है नवंबर तक का सैटर्न के लिए, उससे। मेंटल वगैरह तो इशू आएंगे ही, मेंटल फिजिकल, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और लग्नेश, लगन सब पीड़ित होंगे। सैटर्न की 10वीं दृष्टि लगन पर जाएगी। लग्नेश तो आमने सामने ही है और चंद्रमा साथ ही बैठे हुए हैं। ठीक है। हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हार्ट का पार्ट हमारा फोर्थ और फिफ्थ में आता है, और फोर्थ वाला हिस्सा कंप्लीटली मैलिफिक हो रहा है। हमारा जो कफ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, या चेस्ट के अंदर जो वो भी ड्राई कफ है ना, वैसा वाला प्रॉब्लम हमको ज्यादा आएगा, क्योंकि कोई भी वाटर एलिमेंट केवल चंद्रमा ही है, बाकी कोई भी वाटर लिक्विडिटी नहीं नजर आती। सबका सब फायर है या ड्राइनेस, एयर एलिमेंट है ना। इनका कॉमन ट्रांजिट कहाँ मैच होगा? सेकंड पे और फोर्थ, यानी एक धन भाव पे और एक केंद्र हाउस पे। तो घर के रिगार्डिंग चीजों का होना बहुत कॉमन है, कुछ ना कुछ घर के रिगार्डिंग हो सकता है। ठीक। आगे चलते हैं सजिटेरियस पे। धनु लगन के लिए जो सैटर्न है वो सेकंड और थर्ड लॉर्ड है। सेकंड थर्ड लॉर्ड होके करंटली तो कहाँ चल रहे हैं? फोर्थ हाउस में चल रहे हैं। लेकिन अभी रिवर्स होके वो थर्ड हाउस में आएंगे। तो आप सोचिए कि आपकी वाणी के अंदर सैटर्न का इम्पैक्ट आना चालू होगा। सैटर्न कैसी बातचीत करते हैं? बहुत मधुर बातचीत तो नहीं करते। वो या तो थोड़ा व्यंग कर सकते हैं, या थोड़ा तीखा बोल सकते हैं। है ना? सैटर्न कैसी भाषा बोलते हैं? सैटर्न तो बहुत ऐसा आइए जी बैठिए जी वाली भाषा नहीं बोल सकते। तो आपको भी अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए, जबकि वो उन्हीं हाउसेस के लॉर्ड होके वहां बैठे हैं। आपके कम्युनिकेशन से डिजायर का फील किया जा सकता है, क्योंकि सैटर्न ये जो डिजायर की राशि है इसमें बैठेंगे, और राहु ऑलरेडी डिजायर है। अब वहां सैटर्न भी आ रहे हैं। है ना? अगेन, जैसा हमने पहले बोला था, अभी थर्ड हाउस जो होता है हमारा नेक वाले हिस्से को कवर करता है, तो थ्रोट से संबंधित या कफ से संबंधित प्रॉब्लम इनको आ सकती है। कफ में भी ड्राई कफ के आने के ज्यादा चांसेस हैं। कॉमन ट्रांजिट अगर हम देखें तो 9 और 11 के हिसाब से लगन पे मैच होगा और थर्ड पे मैच होगा। तो थर्ड हाउस कॉमन है। क्योंकि थर्ड हाउस पे ट्रांजिट मैच हो रहा है, तो इनके लिए भी घर से डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। फोर्थ से 12th हाउस पे मेलेफिक ग्रह का ट्रांजिट है। ठीक है। और इसमें हम क्या पता कर सकते हैं? आप लोगों ने, अभी हमने 7 घर सीख लिए हैं, तो अगर आप लोग इसमें कुछ समझ पा रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग अपने बिहाफ पे कितना प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। ठीक है। 9th हाउस इनका फिर से कर्स में जाएगा धनु लगन वालों के लिए। तो इनको धर्म से संबंधित या अपने फादर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। क्योंकि इनकी लगन पे तो ट्रांजिट मैच बहुत पहले से ही है, तो इनका सेल्फ तो एक्टिवेट होगा ही होगा। आगे चलते हैं मकर लगन पे। तो मकर लगन के सैटर्न लग्नेश हैं, और जब लग्नेश रेट्रो होंगे तो इसका मतलब व्यक्ति जो फैसले ले चुका है, जो काम कर चुका है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उसको दोबारा सोचेगा ही, उसको रीडू करेगा ही। और अभी जो ये 1.5 एक महीने का पीरियड है, ये इन लोगों के लिए बहुत मेहनत का पीरियड है। एक तो मकर लगन वैसी मेहनती होती है।
और उसके अंदर फिर वो, और लग्नेश का रेट्रो हो जाना हमको बताता है कि डबल फोर्स मिलेगी हमको काम करने के लिए। और ये रेट्रो कहाँ पर हो रहे हैं? थर्ड हाउस में रेट्रो होंगे, तो इसका मतलब जो एफर्ट हमने कर दिया, किसी को कुछ बोल दिया, उसको हमें रीडू करना पड़ेगा। देन वो रिवर्स होके आएंगे सेकंड हाउस में, है ना? तो सेकंड हाउस का मतलब अगेन हमारा स्पीच हुआ, हमारा फेस हुआ। तो जो ये लोगों के लिए फेस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्योंकि ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी का भी सेकंड और एट्थ का जब आपस में कॉम्बिनेशन बैठता है तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन बैठता है। और सैटर्न ओल्ड है, वो पुरानी चीजें के कारक है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी की बात चल रही है तो उसके लिए आप बात कर सकते हो। इस समय इन लोगों के लिए जो अपने सेकंड हाउस, यानी कि हमारे जो संस्कार हैं, जो फैमिली वैल्यूज हैं, उनकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। पैसा फोकस पॉइंट हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि सैटर्न जो सेकंड लॉर्ड हैं और 11th लॉर्ड मार्स केतु दोनों आपस में संबंध बनाएंगे। ठीक है। देन कॉमन ट्रांजिट अगर हम इनका देखें तो 12th हाउस में मैच करता है, सेकंड हाउस में मैच करता है। तो 12th हाउस हमारा हॉस्पिटल वगैरह है, सेकंड हाउस हमारा डिपॉजिट वगैरह सब कुछ है, बट येट मनी का हाउस है और मारक हाउस है। तो टेक्निकली दो खराब हाउसेस पे इनका ट्रांजिट मैच होएगा। दो खराब हाउस होने की वजह से बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इनको किसी तरह की एक मेजर प्रॉब्लम आएगी या हेल्थ इशू आएगा, जिस वजह से इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है। एक्वेरियस लगना, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है, तो एक्वेरियस के ऊपर तो वैसे ही बहुत टाइम से राहु देव का ट्रांजिट चल रहा है, तो उनके लिए अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक टाइम है। एक्वेरियस लग्न के लिए प्रॉब्लमेटिक टाइम क्यों है? क्योंकि इस समय वो डिजायर ड्रिवन है। बहुत ज्यादा डिजायर है, मैं अपने लिए क्या कर लूं, मुझे तो किसी ने पूछा नहीं, अच्छा इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है। ये सब चीजें उनके अंदर बहुत हैं। पर इस समय जो वो अपनी डिजायर के लिए कर रहे हैं, वो राहु तो चले जाएंगे 1.5 साल बाद। और ये हम जानते हैं कि राहु जब भी कुछ करते हैं तो वो सीधे तरीके से नहीं करते, तो वो लोग भी चीजों को घुमा फिरा के इधर उधर करके कर रहे हैं। बट जब वो कुछ टाइम के बाद चले जाएंगे तब उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी, वो चीजें ओपन हो जाएंगी। क्योंकि राहु कभी भी जो करते हैं वो छुपा हुआ नहीं रहता, है ना? उन्होंने जो अमृत पिया था उसका खुलासा सबके सामने हो गया। तो राहु जो भी करते हैं कुछ भी गलत काम, उसका खुलासा हो जाता है। तो उनके लिए भी वो वैसा टाइम है। पर हमारा पॉइंट सैटर्न है। तो जब हम सैटर्न पे आए तो सैटर्न भी स्वराशि हो जाएंगे यहाँ पर, तो इट मीन्स कि थोड़े टाइम के लिए इन लोगों के अंदर किसी चीज को लेके सेल्फ गिल्ट का भाव आएगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं छोटा हूँ, मेरे को नहीं, या पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मेरी गलती है, मैंने क्यों कर दिया। सेल्फ डाउट वाली चीजें सैटर्न की वजह से इनके अंदर आएंगी। पर क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो ये काम करना नहीं छोड़ेंगे, सेल्फ डाउट के साथ भी काम करते रहेंगे। इस कुंडली में सैटर्न 12th लॉर्ड है, लगन पे आएंगे तो ये तो खर्चा या इन्वेस्टमेंट, मोस्ट प्रोबेबली खर्चा करेंगे क्योंकि मैलेफिक ग्रह हैं। इनके फेस के ऊपर मेजर इम्पैक्ट आने का चांस है, तो इनको अपना फेस की सेफ्टी रखनी चाहिए। और फेस के ऊपर जो कोई भी पिंपल्स होते हैं या कोई भी फेस की ब्यूटिफिकेशन को जो खराब करने वाली चीजें होती हैं, उनका टेक केयर करना चाहिए। इस समय फेस से संबंधित कोई भी बड़ा मेडिकल प्रोसीजर नहीं कराना चाहिए। हालांकि चांसेस बनते हैं, क्योंकि 12th का संबंध लगन से बनता है, लग्नेश भी अपनी मूल त्रिकोण में है, लेकिन इनको नहीं कराना चाहिए क्योंकि सैटर्न राहु एक्वेरियस के लिए फाइट करते हैं। और वो जब फेस पे फाइट करेंगे और आप कोई ट्रीटमेंट ले लोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो उनको नहीं कराना चाहिए। कॉमन ट्रांजिट इनका 11th और लगन पे मैच होगा, यानी कि डिजायर फुलफिलमेंट का टाइम इनके लिए है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। पाइसेस लगन। पाइसेस लगन के लिए सैटर्न का ट्रांजिट जो अभी लगन पर हो रहा था वो 12th हाउस में चला जाएगा। यानी कि जो सेल्फ डाउट्स आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे एक बार के लिए। और सोचेंगे नहीं कर लेते हैं, चलो इस काम को बहुत टाइम हो गया सोचते हुए, है ना? तो वो कर लेंगे। लेकिन 12th हाउस में भी मैलेफिक का ट्रांजिट अच्छा नहीं है, तो खर्चा हो सकता है। दूसरी बात है कि 12th में बैठ के वो 6th हाउस को देखेंगे जो बीमारी का है, कंपटीशन का है। तो कंपटीशन को तो मार देंगे, यानी अगर किसी से कोई फाइट हो रखी है, कोई दिक्कत हो रखी है, तो वो सब चीजों को तो खत्म कर देंगे, लेकिन कंपटीशन पैदा भी तो कर देंगे। मैलेफिक ग्रह
खाली थोड़ी बैठेंगे, वो तो एक कंपटीशन खत्म होगा दूसरा डिस्प्यूट हो जाएगा, लेकिन जीतने के उस समय पे चांसेस होते हैं। उसके बाद क्योंकि लगन का संबंध 12th हाउस से बनेगा, तो ये ऐसे डिसीजन इस समय कोई ले सकते हैं जो इनका लॉस का कारण बने। वैसे भी अगर हम देखें तो जो 11th लॉर्ड इनकी लगन पर ट्रांजिट कर रहे थे, यानी इनका जो डिजायर था, जो पैसा था, वो लगन से ट्रांजिट कर रहा था, इस समय वही ट्रांजिट 12th में चला जाएगा। यानी कि लगन और 11th दोनों का संबंध 12th से बनेगा, तो किसी तरह के नुकसान के चांसेस हैं। ये वाला जो हाउस है ये हमारा, वैसे भी पहले सैटर्न की दृष्टि थी सप्तम हाउस पे, तो हमारा सप्तम हाउस पे दृष्टि अगेन ड्राइनेस का भाव, जो इमोशंस हैं, जो रिलेशंस हैं, उनके अंदर उतना अच्छा भाव नहीं था, तो वो उसमें रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन वो ट्रांजिट घूम के जब 12th हाउस में जा रहा है, तो भी शादी से 6th ही जा रहा है। यानी कि वो जो रोज का ड्राइनेस वाला सिस्टम था कि मेरा मन नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहे, बाहर इधर उधर घूम रहे हैं पर घर नहीं आ रहे, उन सब में तो रिलीफ मिल सकता है, पर चांसेस है कि कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा हो सकता है ना। या ये सोच लिया जाए कि चलो ठीक है अभी नई बात बन रही तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर ले, ठीक है। लेकिन एक हद तक 6th हाउस क्योंकि एक्टिवेटेड है, तो इनका सोल्यूशन भी होगा चीजों में, मैरिज लाइफ के अलावा। कॉमन ट्रांजिट इनका 10th हाउस पे और 12th हाउस पे मैच करता है, तो वर्क का तो मैच कर ही रहा है इनका 12th हाउस की वजह से, जो हमने बोला कि खर्चा, आइदर हॉस्पिटल, और अगर महादशा अच्छी चल रही है, महादशा अंतरदशा, तो इन्वेस्टमेंट। उस यहाँ पर हमारा सैटर्न ट्रांजिट का 12 लग्नों का पूरा होता है। आपको कैसा लगा, कितना समझ आया, आप लोग बताइए, या इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं ऐसे बोल के रिप्लाई कर दूँ। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मधु जी, एक मिनट, शायद मैं अनम्यूट नहीं कर सकता आपको, आई डोंट नो एक्चुअली। एक्चुअली अनुजा जी, मैं रिकॉर्डिंग के लिए ना कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि रिकॉर्डिंग ओकल्ट साइंस से ही प्रोवाइड हो सकती है, मेरे पास नहीं रिकॉर्ड हो रही। तो जो ये कॉन्टेक्ट इन्फो में नंबर लिखा आ रहा है ना, एक बार आप इनसे बात कर लीजिए रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग, है ना, मे बी वो बता दें, या फिर ये यूट्यूब पे पता नहीं, जैसा भी है इसमें वही आपकी हेल्प कर सकते हैं, मैं इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। हाँ मधु जी, हाँ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है मधु जी, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप क्या पूछना चाहते हैं। चार्ट जन्म लोकेशन के हिसाब से प्रिपेयर होता है, जहां आपका बर्थ हुआ है। मान लीजिए आपका जन्म हुआ है दिल्ली में, तो आप हमेशा चार्ट बनाते समय दिल्ली की लोकेशन डालेंगे, चाहे इस समय आप दिल्ली में रह रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं कॉमन नमस्कार। ट्रांजिट आपको एक्सप्लेन। नमस्कार सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई थी, तो मुझे ये कॉमन ट्रांजिट जी, का कंसेप्ट समझ में नहीं आया। ठीक है। कॉमन ट्रांजिट क्या होता है कि जैसे कि आप मानिए कि आपको भी आज घर में खाना बनाने का मन नहीं है, और बच्चे भी कहते हैं हाँ हमारा भी बाजार से खाने का मन है, तो वो कॉमन पॉइंट हम्म। हुआ, फिर उस दिन खाना नहीं बनेगा, बाजार से है ना। हम्म। तो ऐसे ही हमारी कुंडली के अंदर दो ग्रह होते हैं जो हमारे काम में कुछ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे गुरु जो होते हैं वो हमको ब्लेसिंग देते हैं किसी भी काम की, है ना, पूरी कुंडली में जो आशीर्वाद के कारक हैं वो गुरुदेव हैं। और जो या शनि देव हैं, वो शनि देव हमें बताते हैं कि हाँ भी टाइम आ गया इस काम का, टाइम काम कर लो। तो मैं एक चार्ट निकालता हूँ इससे, ठीक, कोई भी ले लो, ये वाला ही ले लो।
इसमें आप देखिए कि गुरुदेव कहाँ पर है, 6th हाउस में। या तो गुरुदेव की 6th हाउस पे प्लेसमेंट है, और दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रही है इनकी, 10th हाउस पे, 12th 10 हाउस पे, या 12th और 2nd हाउस पे। तो या गुरु हमें कहाँ कहाँ ब्लेस कर रहे हैं, 6th में, 10th में, 12th में और 2nd में। फिर या शनिदेव हमारे कहाँ कहाँ के काम की अप्रूवल दे रहे हैं, कहाँ कहाँ बोल रहे हैं कि इस हाउस का टाइम आ चुका है, 3rd हाउस का, हम्म है ना। देन थर्ड या दृष्टि डालेंगे वो 5th हाउस, 5th हाउस का। या 7th दृष्टि 9th पे डालेंगे तो इस वाले 9th हाउस का। 9th और 10th दृष्टि कहाँ पर आएगी, 12th हाउस, 10th हाउस में। 12th, है ना। तो 12th हाउस कॉमन आया, उसको गुरु ने ब्लेस भी किया और सैटर्न ने भी बोला हाँ समय आ चुका है, काम कर लेते हैं। तो ये इसको बोलते हैं कॉमन ट्रांजिट, यानी कि जिनकी कुंडली में जिस हाउस का कॉमन ट्रांजिट मैच हो जाता है, उस हाउस के रिगार्डिंग काम इजिली हो जाता मतलब ये इवेंट होगा, उसका फेवरेबल इवेंट होगा, ये इंटरप्रिटेशन निकलेगा। है। नहीं, ये इवेंट होगा, ये इंटरप्रिटेशन है। फेवरेबल या नॉन फेवरेबल वो उस चार्ट में उस हाउस की कंडीशन, दशा महादशा, उन सब के ऊपर डिपेंड। ओके ओके, नाउ इट इज यानी कि क्लियर। जैसे हमने ये बोला है ना, जैसे कि इस वाले चार्ट में हमने बोला था कि 3rd हाउस पे ट्रांजिट मैच होगा, जो 4th हम्म से 12th। ठीक है, हम्म तो हमने बोला घर से डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो अब घर से डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगी कि मकान केवल किराए से दूसरे किराए पे जा रहे हैं, यानी रेंट टू रेंट जा रहे हैं, अपना ले रहे हैं, हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। डेट सब्जेक्टिव है कि कुंडली में महादशा क्या प्रोडिक्ट कर रही है, उस समय टाइम किस चीज का चल रहा है। क्योंकि ट्रांजिट अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, वो महादशा जो देना चाहती है उसमें सहयोग कर सकता है। मतलब महादशा इज मोर इम्पोर्टेंट वन देन ट्रांजिट। हाँ, महादशा हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप श्री बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे, जो श्री पराशर ऋषि ने लिखा है, वही तो हमारा मूल ग्रंथ है ना ज्योतिष का। तो उसके दो या वॉल्यूम आते हैं इंग्लिश वाले, उसमें एक वॉल्यूम में पूरी ज्योतिष है और एक वॉल्यूम में केवल महादशा है। तो आप उसी से समझिए कि दशा की कितनी इंपॉर्टेंस है। ट्रांजिट तो उन्होंने आई डोंट थिंक कि कहीं लिखा भी, तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। तो महादशा ही सब कुछ होती है। 80% तक जो रिजल्ट प्रेडिक्ट होते हैं वो महादशा से होते हैं, ट्रांजिट केवल उसका एक पार्ट है कि हाँ यस और नो है या क्या है वो है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो आप लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, प्लीज अपना वर्चुअल हैंड रेज कर लीजिए, मैं फिर आपको अनम्यूट करके ही एक्सप्लेन कर दूंगा। एक मिनट। अनुजा जी, मैं एक बार जेमिनी लगन द्वारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ गीता जी, एमडी का टाइम बहुत बड़ा होता है, पर एमडी अकेले रन नहीं होती ना। महादशा के साथ अंतरदशा आती है, अंतरदशा के साथ प्रत्यंतर आती है। तो वो सब मिलके एक चीज को हमें बताते हैं। भाई अगर आप ट्रांजिट नहीं भी देखें, तब भी आप किसी की स्वास्थ्य के बारे में, घर से बाहर जाने का तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। ट्रांजिट तो बस हमें बताता है कि हाँ ये एक सही टाइम है इस काम को करने के लिए। ठीक है, हम जेमिनी को मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो जेमिनी में हमने ये कहा था कि जेमिनी में जो सैटर्न है वो 8th और 10th लॉर्ड है, 8th और 9th लॉर्ड। तो जब 8th और 9th लॉर्ड रेट्रो हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लाइफ के जो हर्डल्स हैं, जो सॉरी हमारी लाइफ की हर्डल्स की रिपीटेशन होगी 8th हाउस की वजह से। और 9th हाउस की वजह से 9th हाउस पूरा कर्स में जाएगा। राहु है, सैटर्न है, मार्स केतु की दृष्टि है। इस वजह से हम धर्म से थोड़ा अलग हट जाएंगे। मैलेफिक ग्रह हमें धर्म से अलग हटाते हैं, लेकिन वहां जुपिटर की दृष्टि है, और जिन ग्रहों को हम मैलेफिक बता रहे हैं वो दोनों स्वराष्ट्र हैं। तो हम पूरे तरीके से तो धर्म से नहीं अलग हट सकते, पॉजिटिव भी तो है। लेकिन हमारा धर्म के रिगार्डिंग कुछ ऐसा होगा जिसमें हम अपने धर्म को पीछे छोड़ देंगे। यानी कि ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका एग्जाम है, पर आपने कभी चीटिंग नहीं करी, पर अभी आपको लगे अरे सब चलता है, एक बार में कुछ नहीं जाता, है ना। तो उस दिन आप चीटिंग कर लो, या आपकी एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चीज की, या आपको सैलरी हाइक नहीं मिल रहा और आपने सोच लिया कि चलो ठीक है मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर में सैलरी बढ़ा के दिखा देता हूँ, तो सैलरी मेरी बढ़ जाएगी।
या एक्चुअली जो रिलीजियस हमारा पर्पस होता है, जो हमारा एक्चुअल धर्म होता है, हम उसमें भी कोई घोटाला कर सकते हैं इस टाइम। एक मिनट पिताजी, अभी मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। फिर मिथुन लगन वालों के लिए, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट 10th हाउस से हो रहा था, तो 10th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट कैसा होता है? बहुत मेहनत कराने वाला होता है। सैटर्न के लिए 10th हाउस अच्छा नहीं माना गया, जबकि वो कालपुरुष में भी वहां के स्वामी है। क्यों अच्छा नहीं माना गया? क्योंकि सैटर्न मेहनत के कारक है। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोले कि हाँ मेरे को 9 घंटे एकदम ढंग से मेहनत करनी है, मैं ऑफिस जाऊं तो मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं सोचता। लेकिन जब सैटर्न वहां से ट्रांजिट करेंगे तो वो तो वैसे ही मेहनत कराएंगे, वो तो नहीं कहेंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज का काम कल कर देना। वो तो बोलेंगे आज का काम आज ही करो, अभी करो, क्यों डिले करना है? वो डिले का मतलब, सैटर्न का मतलब क्या है कि आप सोचोगे मैं डिले करूं, पर सैटर्न नहीं चाहते अब डिले करूं। अब वो जो ट्रांजिट उनका रिवर्स होके 9th हाउस में आएगा तो रिलीफ मिलेगा। यानी कि 10th हाउस के ऊपर इम्पैक्ट कम आने से ऐसे लोगों को ऑफिस के रिगार्डिंग इम्पैक्ट में जो रिलीफ है वो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ऑफिस थोड़ा इजी हो जाएगा अगले 1.5-2 महीनों के लिए। देन फादर के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, या फादर की हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि 9th हाउस पूरा डैमेज हो रहा है। द सेम वे 3rd हाउस डैमेज हो रहा है। 3rd हाउस में मार्स, केतु, सैटर्न, राहु सब है। तो सिबलिंग्स की भी तबीयत खराब हो सकती है, और आपका कम्युनिकेशन में भी आप कुछ गलत कर सकते हो। यानी किसी को चिल्ला के बोल दिए मार्स केतु की वजह से, या सैटर्न राहु की वजह से ऐसा कोई कमेंट पास कर दिया जो बिल्कुल मतलब बाद में जाके उसको माफी ना मिल पाए, कोई भूल ना पाए। क्योंकि चुभने वाली चीज आप बहुत वैसी, या एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना के एक्सकेलेट कर सकते हो, कि सामने वाला बोले कि यार इतना बड़ा तो मैटर नहीं था जितना बड़ा तुमने बता दिया। क्योंकि सैटर्न राहु मिल रहे हैं ना, हवाएं बहुत तेज चलेंगी। सो आप भी बहुत जल्दी में हो, बहुत हरी में हो, और एक्सपेंड हो रही हैं चीजें बहुत सारी। इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अनुजा जी क्लियर हुआ आपको? अनुजा जी शायद नहीं। ठीक है। सर एक डाउट और है कि हाँ जी। जैसे आप बता रहे थे, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर तो थोड़ा कंफ्यूज बात कर रहे हैं। तो जैसे कैप्रिकॉन लग्न है, पर मेरा राशि कैंसर है, तो प्लेसमेंट तो सारे ग्रहों का अलग हो जाएगा, तो ये सारा ट्रांजिट सब पे लागू होगा या इंडिविजुअल हिसाब से वेरी करेगा? देखिए, हमें ना लगन का पर्पस पता होना चाहिए, तो फिर हमारे को ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी, है ना। मतलब जब हम लगन की बात करते हैं तो हम फिजिकल मेंटलिटी की बात करते हैं। हमारी ओके। कुंडली में 3 मेजर चीजें होती हैं: चंद्रमा, लग्न और लग्नेश। या चंद्रमा हमें बताते हैं हमारा मानसिक स्थिति, यानी कि हो सकता है कि मेरे को बहुत गहरी चोट लगी है, पर मैं मन से खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एडवेंचर करने गया था। जब बच्चे हम्म ट्रैकिंग करने जाते हैं तो पूरा दिन 20-22 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ते हैं, और शाम को खुशी मनाते हैं कि हम जीत गए, हम्म हमने कर लिया। तो उनका मेंटल हम्म लेवल अच्छा हुआ, यानी कि चंद्रमा के हिसाब से वो जो ट्रैकिंग है वो अच्छी थी। ओके। लेकिन लग्नेश के हिसाब से वो ट्रैकिंग खराब थी, क्योंकि बॉडी पेन होता है, तबीयत खराब होती है, अकड़न आती है, उसकी दवाइयां लेते हैं। तो इसका मतलब लग्नेश के हिसाब से वही चीज खराब थी जो चंद्रमा के हिसाब से अच्छी हो रही थी। लगन हमारा प्रोसेसिंग है। उसी ग्रुप में एक बच्चा सोच रहा होगा कि 2 दिन का रेस्ट ले लेते हैं तब उतरेंगे। एक सोच रहा होगा कि एटमोसफियर बहुत अच्छा है इसलिए रुक जाते हैं। एक सोच रहा होगा कि नहीं नहीं यहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, नीचे उतर के आराम करेंगे। तो वो हमारा प्रोसेसिंग है। हम ट्रांजिट को सभी से देखते हैं, चंद्रमा से भी, लगन से भी, लग्नेश से भी, हर किसी से देखते हैं, और उसका इम्पैक्ट अलग अलग आता है ना। यानी कि लगन के लिए सैटर्न का दशम में जाना, हम बोल सकते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर चंद्रमा का से सैटर्न का दशम में जाना, हम बोल सकते हैं कि मानसिक तनाव बहुत है काम का। जरूरी नहीं है उतना काम करना पड़ रहा है, पर दिमाग के ऊपर बहुत असर दे रहा है वो काम।
यानी इंसान सोच रहा है मन में कि मुझे यार बहुत काम है मेरे ऊपर। दोनों बातों का डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप? जी जी। है ना? हाँ गीता जी, आपने पूछा है कि एमडी से जो देखा है वो भी काफी। हाँ देखो, जैसे मिथुन लगन की बात करते हैं, हमें ना मिथुन लगन ही खुली हुई है। मिथुन लगन के लिए मान लो सप्तमेश की महादशा है, थर्ड लॉर्ड की अंतरदशा है ना? तो अगर सप्तमेश की महादशा है तो शादी हो सकती है, ये तो आप केवल महादशा देख के भी कह सकते हो। फिर आपने देखा कि थर्ड लॉर्ड की अंतरदशा है तो आप कह सकते हो कि लगन से थर्ड की है, यानी एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन काम त्रिकोण की दशा है। थर्ड हाउस काम त्रिकोण है, शादी से नाइन्थ है, तो थर्ड लॉर्ड की अंतरदशा भी शादी में रुकावट तो नहीं है। एफर्ट बढ़ाएगी पर शादी में रुकावट तो नहीं है। देन आपने देखा कि अच्छा भाई, तुम्हारा जब मई में गुरुदेव ने ट्रांजिट किया था तो तुम्हारा सेवंथ पे ट्रांजिट मैच हो गया। तो जो चांसेस आप 50-60% मान रहे थे, 70% मान रहे थे, वो बूस्ट हो गए। 30-40% का बूस्ट मिला। पर ऐसा नहीं है कि सेवंथ पे ट्रांजिट मैच होगा तो ही शादी होगी। ट्रांजिट शुक्र पे मैच हो सकता है, सप्तमेश पे मैच हो सकता है, लगन पे हो सकता है, लग्नेश पे हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे ट्रांजिट मैच हो सकता है। तो ट्रांजिट एक अप्रूवल है। ऐसा नहीं है कि किसी की सप्तमेश की, पंचमेश की, थर्ड 11 की दशा नहीं चल रही और उसका ट्रांजिट सप्तम पे मैच हो गया और शादी हो गई, वो भी पॉसिबल नहीं है। दशा, महादशा, अंतरदशा सपोर्ट करती है इवेंट को, तो ट्रांजिट की परमिशन काम आती है, अदरवाइज वो परमिशन भी काम नहीं आती है ना? गीता जी आप हैं इस समय? आप बताइए, इसमें कोई और डाउट? ठीक है, तो आप सभी को समझ आया जो भी समझाया? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर अपन डन करेंगे। नहीं तो बाकी यूट्यूब से जुड़े रहिए, अपन और भी ऐसे लाइव्स लाएंगे। किसी को अगर अनम्यूट करना है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, वी हैव गिवन द एक्सेस टू ऑल ऑफ यू। और आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। डेफिनेटली सर, वी विल ब्रिंग सम मोर एस्ट्रोलॉजिकली सेशन लाइक दिस। इट इज इंडीड अ ग्रेट सेशन वेयर यू हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, ताकि ऐसा ना लगे कि किसी को भगा रहे हैं। इंडीड इट्स अ वंडरफुल सेशन। सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट आप औकलशाला के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आप यूट्यूब पे जाइएगा, औकलशाला लिखिएगा, या आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, औकलशाला_ऑफिशियल या औकलशाला खाली। आप उन दोनों को भी कमेंट। फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी विल गिव यू द हमारे रेगुलरली सेशंस आते ही रहते हैं, हर वीक में 2 से 3 सेशंस इस तरीके से आते रहते हैं। जैसे कल हमने 2 दिन का एक फ्री कोर्स लॉन्च किया था, प्रेडिक्शन थ्रू सिंबल्स, तो आज उसकी सेकेंड क्लास है 5 बजे। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो भी दे सकते हैं। सर मैं यूट्यूब का लिंक जो है हमारे जो फ्री सेशन की कम्युनिटी है मैं उसमें दे दूंगा, ताकि आप लोग वहां से जा सके। अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल नॉलेज ऑन द एस्ट्रोलॉजी एंड लोगों को आई ओपनर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन टू जॉइन अस। थैंक यू।